बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पर खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा शौहर बेरोजगार था और मैंने उसे कारोबार करने के लिए अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी दे दी। उसका कारोबार खूब तरक्की करने लगा और वो एक कामयाब बिजनेसमैन बन गया। मैं बहुत खुश थी कि अचानक पुलिस हमारे घर उसे गिरफ्तार करने आ गई। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही कि जब पुलिस उसे नहीं मुझे ही गिरफ्तार करके। मेरा नाम सुंबुल है। ये कहानी मेरी जिंदगी के बारे में है। ये ऐसा वाकया है जिसने मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया और मेरी दुख भरी जिंदगी को मजीद दुखों के हवाले कर दिया। मैं तो हंसना मुस्कुराना भूल चुकी हूँ। चलें आपको भी सुनाती हूँ अपनी कहानी। मेरी जिंदगी बहुत ही पुरसुकून गुजर रही थी। मेरे माँ बाप बचपन में ही हमें छोड़कर चले गए। मेरे 3 बड़े भाई थे, लेकिन भाई अपने काम में ऐसे उलझे कि मेरी तरफ तवज्जो न देते। मैंने अभी मैट्रिक के पेपर ही दिए थे कि एक दिन अचानक अम्मी अबू बाइक पर जाते हुए उनका ट्रक के साथ तसादम हुआ और मेरे अम्मी और अब्बू मौका पर ही जाँ बहक हो गए। ये खबर जब मुझे मिली तो मैं तो पागल ही हो गई, क्योंकि मेरा अम्मी के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं था। वो मेरी सहेली भी थी, मेरी माँ भी थी, और मेरे बाबा वो मुझसे बेहद प्यार करते थे क्योंकि मैं तीनों भाइयों से छोटी थी। वो मेरे लाड उठाते, मेरी हर बात माना करते। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब जिंदगी कैसे गुजरेगी, क्योंकि मेरे तीनों बड़े भाई काम पर चले जाते और मैं पीछे से घर में अकेली होती थी। मेरे तीनों भाई की स्पेयर पार्ट्स की दुकान थी। वो वहाँ तीनों मिलकर काम करते थे, इसलिए सुबह होते ही नाश्ता करने के बाद वो काम पर चले जाते। मैं सारा दिन घर में अकेली रहती। मुझे बहुत खौफ महसूस होता, क्योंकि मैंने अक्सर जिन्नों भूतों की कहानियाँ भी सुनी हुई थी। इसके साथ साथ ये भी सुना हुआ था कि लड़कियों की इज्जत आजकल के ज़माने में महफूज नहीं। ये सुन कर मेरे दिमाग में ऐसी बातें बहुत ज़्यादा आया करती थी कि मैं घर में अकेली हूँ। ऐसे में अगर कोई जीन आ जाए तो मैं क्या करूँगी? अगर कोई इंसान आ गया तो मैं कैसे अपने आप को बचा पाऊँगी? यही बातें सोचते सोचते मैं अंदर से अपने कमरे को लॉक किए बैठी रहती। शाम को जब भाई घर में आते तो मैं फिर उनके लिए खाना बनाने लग जाती। यूं हमारी जिंदगी के दिन गुजरने लगे। मेरे अम्मी अब्बू की वफ़ात को 6 माह गुजर चुके थे। मैं अभी तक खुद को संभाल नहीं पाई थी। मैं घर के सारे काम करती, लेकिन मैं हंसना मुस्कुराना छोड़ चुकी थी, क्योंकि मेरे लिए ये यकीन करना कि अम्मी अब्बू हमें छोड़कर जा चुके हैं बहुत ही मुश्किल था। तभी मेरी खाला ने मेरे बड़े भाई को अपनी बेटी का रिश्ता दे दिया कि इस तरह वो घर आएगी तो घर को संभाल लेगी, क्योंकि सुंबुल अभी बहुत छोटी है, उसके लिए सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल है। मेरी खाला की बेटी शादी के बाद हमारे घर आ गई। मेरे बड़े भाई ने उसके बहुत नाज नखरे उठाने शुरू कर दिए। उसने आके मेरा हाथ क्या बटाना था, उल्टा मुझसे ही सारे घर के काम करवाती और मुझ पर हुक्म चलाती, क्योंकि उम्र में वो मुझसे काफ़ी बड़ी थी। मैं चुपचाप सारा दिन घर के काम करती। अब मुझे इतनी तसल्ली हो गई थी कि वो घर में मौजूद होती, इसलिए मुझे डर नहीं लगता था। भाइयों के जाने के बाद वो अपने कमरे में चली जाती और मुझसे ज़्यादा बात भी ना करती थी, लेकिन फिर भी मुझे इतनी तसल्ली होती थी कि मेरी भाभी घर में है, अब मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। भाई शाम को आते तो मेरी भाभी उनको ये कहती कि ये सारा दिन अपने कमरे में लेटी रहती है, मैं सारा दिन काम करती हूँ। मेरे तीनों भाई मुझे समझाना शुरू कर देते। जब मैंने कहा कि मैं काम करती हूँ, भाभी मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही हैं, तो बड़े भाई ने मुझे एक थप्पड़ मार दिया कि तुम भाभी को ऐसे कह रही हो, वो तुम्हारी माँ जैसी है। ताकि छोटे भाई भी कहने लगे कि सुंबुल, हम तुम्हें जानते हैं, अम्मी के होते तुम कौन सा काम करती थी, अब भाभी आ गई हैं, तुमने सारी जिम्मेदारी उन पर डालकर खुद फराग हासिल करना चाहती हो। हम जानते हैं कि तुम शुरू से ही कामचोर हो। उनकी बात सुनकर मेरा दिल बहुत उदास हो गया कि मेरे भाई ही मेरे खिलाफ हैं, तो मैं खाला की बेटी से क्या तवक्को रखूं। अब यूं होता कि मैं सारा दिन घर के काम करती, लेकिन जैसे ही शाम होती भाभी मुझे कहती कि जाओ कमरे में जाकर आराम कर लो। भाइयों के आने से पहले भाभी अपने सर को बांधकर काम करने में जट जाती। भाई आते तो भाभी को काम करता देखकर उनको यही महसूस होता कि सुंबुल तो सारा दिन आराम करती है और भाभी बेचारी सारा दिन काम करती है। यूं उनका रवैया मेरे साथ उखड़ा उखड़ा हो गया, क्योंकि भाभी ने छोटे भाई को भी लालच दी थी कि मैं अपनी छोटी बहन का रिश्ता भी तुम्हारे साथ ही करूँगी। अब तो वो हर वक्त भाभी के आगे पीछे फिरता और उसकी खूब खुशामद करता और मुझसे बात भी कम ही किया करते थे। मैंने खामोश रहना शुरू कर दिया और ज़्यादा बात भी नहीं करती थी। हर वक्त मेरी आंखों में आंसू रहते। रात होते ही मैं बिस्तर पर गिरकर देर तक रोती रहती और अम्मा अब्बा को याद करती, उनसे गिला करती कि आप लोग मुझे क्यों इतनी जल्दी छोड़कर चले गए। ऐसे मेरी भाभी अपनी बहन को भी ब्याह कर हमारे घर ले आई
अब दोनों भाई अपनी बीवियों के हो चुके थे। उनको वही लगता था जो उनकी बीवियां उनको दिखाती थीं, और उन्होंने उनको यही दिखाया था कि सुंबुल हर लिहाज से गलत है। एक दिन मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी कि अचानक मुझे शोर-गुल सुनाई दिया। मैं जल्दी से भागकर बाहर आई तो देखा कि भाभी अपने हाथ पर कट लगाए जोर जोर से चिल्ला रही हैं। मेरे भाई भागते हुए आए तो कहते क्या हुआ, तो आगे से कहती कि सुंबुल ने मेरे हाथ पर शीशा मार दिया है। ये सुनकर मैं तो हक्का बक्का रह गई। मैंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे भाई आगे बढ़े और मेरे मुंह पर जोर से थप्पड़ मार दिया। मेरा सबसे छोटा भाई जो अभी गैर शादीशुदा था वो आगे आया और बड़े भाई से कहता कि आपको सुंबुल को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, वो अभी छोटी है, उसे इन बातों की समझ नहीं। लेकिन वो कहता कि इसे तमीज़ होनी चाहिए, अपने भाभी के साथ बदतमीजी करती है, कल को इसको ब्याहना भी है, वहाँ इसका गुजारा कैसे होगा। मैं तो साफ कह देता हूँ, अगर ये कल को घर वापस आई तो मैं इसको घर में घुसने नहीं दूंगा, क्योंकि जितनी लंबी इसकी जुबान है और जिस तरह की ये हरकतें कर रही है, ये अगले घर में बसने वाली नहीं। मैं आंखों में आंसू लिए भाईजान को देख रही थी कि ये मेरे लिए कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि भाभी को मेरे साथ क्या बैर है, वो आखिर क्या कहना चाहती हैं और क्या हासिल करना चाहती हैं, जबकि मैंने तो उनकी जिंदगी में कभी दखल अंदाजी नहीं की, ना उनके काम पर रोका टोका, ना ही कोई बदतमीजी की। फिर ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। भाभी और भाई अपने कमरे में चले गए और मैं अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे आज अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था कि मेरी किस्मत कैसी है कि माँ बाप तो दुनिया छोड़कर चले गए, 3 भाइयों के होने के बावजूद भी आज मैं भरी दुनिया में अकेली थी। कोई मेरा साथ देने वाला नहीं था, कोई मेरे आंसू पोंछने वाला नहीं था। यूं देर तक रोते रोते रात को ख्वाब में मेरी अम्मी आईं और मुझे प्यार करने लगीं। मैंने उनसे बहुत शिकवे किए कि अम्मी आप मुझे क्यों छोड़कर चली गईं। अम्मी कहती कि बेटा बहुत जल्द तुम्हारी ज़िंदगी में आसानियाँ आने वाली हैं, तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलने वाली हैं, लेकिन तुमने अगर उससे पहले एक गलती कर दी जो कि तुम्हें नहीं करनी चाहिए तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी दुखों से भर सकती है। वो ऐसी गलती है कि उसके लिए तुम्हें खुद को रोकना भी मुश्किल होगा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अम्मी क्या कहना चाहती हैं और वहीं पर मेरी आंख खुल गई। मैं सुबह उठी तो मेरी भाभी कहती कि मैंने तुम्हारे लिए सिलाई स्कूल जाने का इंतजाम कर दिया है। सिलाई स्कूल से जब अच्छे से कपड़े सीना सीख लोगी तो हमारी गली की नुक्कड़ पर जो फैक्ट्री है वहाँ पर सब औरतें कपड़े सिलाई करती हैं, वहाँ पर लग जाना और अपने जहेज के लिए पैसे जोड़ लेना। मैंने सोचा कि चलो इस तरह मैं मसरूफ़ रहूँगी और घर से दूर रहूँगी, क्योंकि घर के घुटन ज़दा माहौल में अब मैं बहुत तंग आ गई थी। कभी कभी मुझे यूँ लगता था कि मेरा दिल बंद हो जाएगा। इस तरह मैं रोज़ सिलाई स्कूल जाने लगी। चूँकि मैं बचपन से ही बहुत ज़हीन थी, इसलिए सिर्फ 2 माह के अरसे में ही मैंने अच्छी खासी सिलाई करना सीख ली। फिर भाभी मेरे साथ गई और मुझे उस फैक्ट्री में काम दिलवा दिया। मैं रोज़ सुबह जाती और शाम को वापस आती। वहाँ पर लड़कियाँ भी काम करती थीं और लड़के भी काम करते थे, लेकिन लड़कों का यूनिट अलग था, इसलिए मुझे ज़्यादा मसला नहीं होता था। वहाँ पर मेरी काफ़ी दोस्तें बन गई थी। मैं उनके साथ खूब गपशप करती, यूँ मेरा दिल लग जाता और मुझे घर के कामों में ख्वार होकर भाभी से जलील भी ना होना पड़ता। शाम को जब मैं घर आती तो मेरी भाभी कहती कि हंडिया मैंने बना ली है, आटा गूंद के रोटियां बना लो। तो आते साथ ही मुझे ये काम करना पड़ता। यूँ मैं थकी हारी जब सोने के लिए लेटती तो एकदम से सो जाती। सुबह फिर उसी तरह उठती, सबके लिए नाश्ता बनाती और फैक्ट्री चली जाती। मैंने तो ये सोचा था कि शायद मैं फैक्ट्री जाने लगूंगी तो मुझे घर के काम नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मुझे सुबह भी जाते हुए सबको नाश्ता करवाना होता और शाम को वापस आकर अक्सर खाना भी मैं ही बनाया करती थी, वरना रोटी बनाना तो मेरी ही जिम्मेदारी थी। 1 महीने बाद जब मुझे तनख्वाह मिली, जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई तो भाभी ने जब मेरे हाथ में पैसे देखे तो फ़ौरन मुझसे छीन लिए कि तुम यहाँ पर खाती हो रहती हो, इसलिए तुम्हें इस घर में हिस्सा डालना पड़ेगा। मैं हैरान परेशान भाभी का चेहरा तकने लगी। भाभी ने फ़ौरन मेरी आधी तनख्वाह रख ली और आधी मेरे हाथ में थमा दी कि इसको जोड़ो, कमेटी डालो, जो भी करो, अपनी शादी के लिए पैसे जमा करो। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मैंने दिन रात मेहनत की थी इन पैसों को कमाने के लिए, लेकिन वो भी आते ही भाभी ने ले लिए। बाकी पैसे जो बचे मैंने उनकी कमेटी वहाँ फैक्ट्री में ही डाल दी। वक्त का पहिया चलता गया और मुझे जॉब करते पूरे 2 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक मेरी भाभी ने मेरी शादी की कोई फिक्र नहीं की थी, ना ही कोई बात की थी। मैं भी चुप थी कि अपने मुंह से क्या कहती कि मुझे अब इस जहन्नुम से निजात चाहिए। मैं अपने घर का सुकून चाहती थी। अब मेरे दिल में भी ये ख्वाहिश पैदा हो गई थी कि मेरी जल्द अज जल्द शादी हो ताकि मैं यहाँ से चली जाऊँ, क्योंकि मुझे अब इस माहौल में घुटन होने लगी थी, जहाँ पे मेरा कोई नहीं था, जहाँ पे मेरे कोई आंसू नहीं पूछता था, जहाँ पे मेरी तकलीफ पर कोई बोलता नहीं था।
ایک دن فیکٹری میں میری ملاقات عمران سے ہوئی۔ عمران ایسا آدمی تھا جو کہ مجھے پہلی نظر میں بہت اچھا لگا۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ذہین بھی تھا اور وہ بھی فیکٹری میں میرے آگے پیچھے گھومتا۔ بے شک ان کا یونٹ علیحدہ تھا، لیکن وہ بہانے سے خواتین کے یونٹ میں آتا اور مجھے تکتا رہتا۔ میں یہ بات کافی دنوں سے نوٹ کر رہی تھی، لیکن کچھ کہتی نہیں تھی۔ آخر ایک دن جب میں فیکٹری سے نکلنے لگی تو عمران نے ہمت کر کے مجھ سے اظہار محبت کر دیا اور بولا کہ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ وہ عمر میں مجھ سے کچھ بڑا ہی تھا، لیکن مجھے اس کی عمر سے کیا لینا دینا، مجھے تو بس ایک جیون ساتھی کی تلاش تھی۔ میں جاب کرتی تھی، اس لیے عمران سے ملنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ ہم رفتہ رفتہ ایک دوسرے سے مانوس ہوتے گئے اور اس سے چھپ کے ملاقاتیں بھی کرنے لگی۔ یہ بات اس نے مجھے بہت بعد میں عیاں کی کہ وہ شادی شدہ ہے۔ اب کیا ہو سکتا تھا، ہم دونوں اس قدر آگے بڑھ چکے تھے کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہا تھا۔ عمران ایک بیوی کا شوہر ہی نہیں بلکہ 5 بچوں کا باپ بھی تھا، مگر میں اس کی محبت میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے تو اب اس بات کی پرواہ کرنا بھی چھوڑ دی تھی کہ میں فیکٹری میں کتنا بدنام ہو رہی تھی۔ سبھی ہمارے بارے میں باتیں کرنے لگے تھے، لیکن مجھے کب کسی کی پرواہ تھی۔ مجھے تو ایک ساتھی کی، ایک محبت کرنے والے انسان کی ضرورت تھی، کیونکہ میں محبت کی ترسی ہوئی تھی۔ ماں باپ کے بعد کبھی کسی نے مجھ سے پیار سے بات تک نہ کی تھی، لیکن عمران مجھ سے بہت پیار سے بات کرتا، میرے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھاتا۔ وہ کہتا کہ بے شک میں شادی شدہ ہوں، میری بیوی بچے ہیں، لیکن تمہارا اپنا مقام ہے۔ بلکہ سچ پوچھو تو پہلی بیوی مجھے بالکل بھی پسند نہیں، تم تو میری جان ہو۔ جب وہ ایسی باتیں کرتا تو میرا انگ انگ خوشی سے ناچنے لگتا۔ رسوائی کے افسانے اب زد عام ہو چکے تھے۔ تب میں نے محسوس کیا کہ عزت سے جینے کے لیے شادی کی بات کرنی ہوگی، لیکن عمران نے ابھی تک مجھ سے شادی کی بات نہیں کی تھی۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ ہمیں شادی کر لینی چاہیے، ورنہ یہ لوگ ہم کو جینے نہ دیں گے۔ وہ کہتا کہ میرا کوئی بڑا کاروبار نہیں، یہی ایک چھوٹی سی فیکٹری میں جاب کرتا ہوں، اور اس معمولی سی جاب سے میں 2 گھروں کا خرچہ کیسے چلاؤں گا۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ اس کا حل یہ ہے کہ تم کوئی دوسرا بڑا کاروبار کرو تاکہ حالات بہتر ہوں، ہم پھر یہ جگہ چھوڑ دیں گے، لوگوں کی زبانیں بھی بند ہو جائیں گی۔ میں نے کچھ رقم پس انداز کی ہوئی تھی جو میری کمیٹیوں میں سے نکلی تھی۔ یہ سرمایہ میں نے عمران کے حوالے کیا اور عمران نے فیکٹری کی ملازمت چھوڑ کر ایک کاروبار شروع کیا۔ اس کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کافی امیر ہو گیا، حتیٰ کہ اس نے ایک چھوٹی سی گاڑی بھی خرید لی۔ جس دن اس نے گاڑی خرید لی میں بہت خوش تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ اب ہماری شادی کے دن زیادہ دور نہیں ہیں۔ اب حالات کافی سازگار ہو چکے تھے۔ میں نے اسے یاد دلایا کہ عمران، یہ سب تم نے مجھ کو اپنانے کی خاطر کیا تھا۔ اب تم ایک کامیاب بزنس مین بن چکے ہو تو مجھ سے نکاح کر لو، کیونکہ میں تمہارے سوا کسی اور سے شادی کے بارے میں سوچ نہیں سکتی۔ بے شک وہ قسمت کا دھنی تھا اور اس کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا گیا، لیکن مصروفیت کے بہانے مجھ کو آج کل پر ٹالتا رہا، یہاں تک کہ پورے 3 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن اس نے مجھ سے شادی نہ کی۔ اس کے باوجود میرے پائے استقلال کو داد کہ میں نے یہ عرصہ بھی صبر سے گزارا، مگر کسی دوسرے کے ساتھ شادی کا بندھن باندھنے کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ بہرحال ایک طویل مدت کا انتظار کرب سہنے کے بعد میرا اس کے ساتھ نکاح ہو ہی گیا۔ میں عمران کو پا کر بہت خوش تھی۔ کیوں نہ ہوتی، اتنے عرصے کی ریاضت کے بعد میری تمنا کا حاصل مجھے مل گیا تھا۔ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت سمجھنے لگی۔ عمران کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ تھا، اپنا گھر تھا، گاڑی تھی اور معاشرے میں عزت کے ساتھ ایک پہچان بھی تھی، لیکن اس کے ساتھ نکاح کے باوجود میرا اپنا کوئی گھر نہیں تھا۔ میں مجبوراً بھائی کے گھر میں ہی رہ رہی تھی۔ کب تک آخر میں بھائیوں کے در پر پڑی رہتی، اور ان کا رویہ بھی میرے ساتھ بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ اب بھابھیوں نے بھی مجھے تانے دینے شروع کر دیے تھے کہ نہ جانے تم میں کیا عیب ہیں کہ کوئی بھی تم سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہم نے 2-3 جگہ تمہارے رشتے کی بات چلائی، لیکن کوئی بھی تم سے شادی کو تیار نہیں۔ نہ جانے تم باہر کون سے گل کھلاتی پھر رہی ہو۔ میں چپ ہو کر ان کی باتیں سنتے رہتی۔ آخر کب تک میں ان کے تانے سنتے رہتی؟ نہ وہ میری شادی کی بات کرتی اور نہ ہی مجھے اس گھر سے جانے کا کہتی، کیونکہ ان کا تو گزارا چل رہا تھا۔ میں جو بھی پیسے کما کے لاتی آدھے بھابھی کے ہاتھ پر رکھ دیتی اور آدھے جوڑ لیتی۔ عمران چونکہ اب معاشی طور پر اس قدر مستحکم تھا کہ مجھے علیحدہ گھر میں بھی رکھ سکتا تھا۔ جب میں نے بار بار ان کو یہ بات یاد کرائی تو انہوں نے مسئلے کا یہ حل نکالا کہ فی الحال میں ان کے ایک دوست کے مکان میں رہوں گی جو خالی پڑا ہوا تھا۔ تھوڑے سے سامان کے ساتھ انہوں نے مجھے اس مکان میں شفٹ کر دیا۔ جس دن میں نے عمران کے ساتھ اس کے گھر جانا تھا، میں نے گھر پر جب بھابھیوں کو یہ بات بتائی تو انہوں نے واویلا کھڑا کر دیا کہ ہم نہ کہتے تھے کہ تم کردار کے لحاظ سے بہت ہی غلط ہو۔ انہوں نے فوراً فون کر کے بھائیوں کو بلا لیا۔ بھائیوں نے آ کر مجھے خوب مارا پیٹا
और बहुत ज़्यादा ताने दिए और मेरी भाभीयों ने साफ कह दिया कि आज के बाद तुम जैसी बदकार लड़की हमारे घर में कदम न रखे। और मेरे भाई से कहती कि मैंने तो इसका रिश्ता भी पक्का कर दिया था, अब मैं उन लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी। मुझे समझ न आई ये किस रिश्ते की बात कर रही हैं। लेकिन मैं तो मार खाने के बाद अधमुई सी फर्श पर पड़ी हुई थी कि मेरे सबसे छोटे भाई ने मुझे आकर उठाया और कहता कि तुमने जो अपनी ज़िंदगी का फैसला किया है, अगर तुम उससे मुतमईन हो तो मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। तुम जाओ और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजारो, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। मैंने जल्दी से अपना सामान पकड़ा और बाहर निकल आई। वहाँ से मैं बस स्टॉप पर आ गई क्योंकि वहाँ इमरान खड़ा था। जब उसने मुझे ज़ख्मों से चूर देखा तो मुझसे बेख्तियार पूछा कि क्या हुआ। मैंने कहा कि कुछ नहीं, बस रास्ते में मुझे बाइक लग गई थी और मैं गिर गई थी, इसी वजह से चोटें आई हैं। वो कहता कि मैं जानता हूँ तुम्हें घर वालों ने मारा है, तुमने घर में बताया क्यों, तुम वैसे भी तो आ सकती थी। मैंने कहा कि नहीं, मैं ऐसे नहीं आना चाहती थी, मैं उनको बता के आना चाहती थी ताकि बाद में वो मुझे ढूंढते न फिरें। इमरान कहता कि जिन्होंने तुम्हें पहले नहीं पूछा, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें कहाँ से उन्होंने ढूंढना था। तुम तो बेवकूफ़ हो, पागल हो जो अपने घर वालों पर इतना भरोसा रखती हो। मैं चुपचाप उसके साथ गाड़ी में बैठ के उसके दोस्त के घर में आ गई। असल जिंदगी का बाप तो अब खुला। मैं घर में अकेली पड़ी रहती और वो कई कई दिन मेरी तरफ ना आ पाते। भाइयों के घर में तन्हाई तो ना थी, यहाँ तन्हाई ने जी भर कर मेरा शिकार किया, मुझे वहशतों के समंदर में डिबो दिया। बार बार शिकवा करने पर वो आते और यही कहते कि बिजनेस की मसरूफियात और बाल बच्चों की जिम्मेदारियाँ लम्हे भर को फारिग नहीं होने देती। क्या करूं, बड़ी मुश्किल से वक्त निकालता हूं तो तुम तक पहुंचता हूं। मुझे दुख होता कि अपने बिजनेस और अपने पहले बीवी बच्चों को किस कदर अहमियत देते हैं कि मुझे बहुत ही गैर अहम शय समझते, मेरे लिए वक्त नहीं निकाल सकते। आते तो खींचे खींचे से रहते, बात बात पर दिल शिकनी करते। कोई बात करती तो इस तरह तड़क कर जवाब देते कि बस मुँह ही तकती रह जाती। हफ्तों मेरी तरफ ना आते, लेकिन मुझको तो हर हाल में उनके साथ निबाह करना था। वालिदैन को निराश करके उनसे शादी जो की थी। अक्सर वो मुझको तसल्लियाँ भी देते कि फ़िक्र ना करो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा और तुम्हें अपने घर साथ ले जाऊंगा। उन्हीं दिनों में हामला हो गई, लेकिन ये बात सुनकर इमरान ज़रा भी खुश ना हुए। कहते कि मुझ पर पहले ही 5 बच्चों की जिम्मेदारी है, ऊपर से तुमने भी ये चांद चढ़ा दिया, मैं कैसे इन बच्चों के हकूक़ पूरे करूँगा। मैं हक्का बक्का उनको देख रही थी। ये बच्चा उनके लिए नहीं, मेरे लिए तो बहुत अहमियत का हामिल था। मेरा तो पहला बच्चा था, मेरा अपना बच्चा था, लेकिन उनको कोई खुशी न थी और वो मेरी परवाह करना पहले से भी ज़्यादा कम करते जा रहे थे। अब तो मेरा हाल तक ना पूछते और कई कई दिन मुझसे मिलने भी ना आते। मैं इन्हीं सोचों में गुम रहती। एक दिन मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होना शुरू हो गई। मैंने उनको फ़ोन किया कि जल्दी से आ जाओ इमरान, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो आया और मुझे हॉस्पिटल ले गया, लेकिन डॉक्टर मेरे बच्चे को ना बचा पाई। डॉक्टर ने इमरान को बुलाकर ये कहा कि ये शदीद ज़हनी दबाव का शिकार थी, इस वजह से इनका मिसकैरेज हो गया है। मैं बहुत ज़्यादा रोई क्योंकि मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती थी। मुझे मेरा बच्चा ही अपना दुनिया में वाहिद सहारा लगता था। मुझे लगता था जैसे वो मेरा है, इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही वो मेरा है, लेकिन वो भी मेरे पास नहीं रहा था। अब तो मैं पहले से ज़्यादा दुखी और उदास रहना शुरू हो गई थी, जिसकी इमरान को ज़रा भर भी परवाह नहीं थी। फिर मुझे उनके दोस्त के तवस्सुत से पता चला कि वो एक घर बनवा रहे हैं। मैं बहुत खुश हुई कि शायद वो मेरे लिए घर बनवा रहे हैं और मुझे सरप्राइज़ देने के चक्कर में वो मुझे बताना नहीं चाहते। मैंने भी उनसे ना पूछा कि मैं भी उनकी तरफ से सरप्राइज़ मिलने की आस लगाकर बैठ गई। लेकिन काफ़ी वक्त गुजर गया, लेकिन उन्होंने मुझसे उस घर के बारे में कोई बात ना की। फिर ही मुझे उनके दोस्त के तवस्सुत से पता चला कि उनके पहले बीवी बच्चे उस घर में शिफ्ट हो गए हैं। ये घर उसने उनके लिए ही बनवाया था। तो मेरे तो जैसे अरमान ही टूट गए। मैंने कभी भी इमरान से कोई ख्वाहिश नहीं की थी और इमरान ने भी कभी मुझे बीवी समझकर मेरे किसी हकूक़ को पूरे करने की कोशिश नहीं की थी। मैं आंसुओं से भरी आंखों के साथ पूरे 2 दिन रोती रही और उन 2 दिनों में मुझे यूं लगता था कि जैसे मेरा दिल बंद हो जाएगा और मैं मर जाऊंगी। एक दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने पुलिस खड़ी थी। मुझे कहती कि आपके शौहर मंशियात का कारोबार करते हैं और उनका कारोबार बहुत बड़ा है, हम उनको पकड़ने आए हैं। मैं हैरान और परेशान उनका चेहरा तकने लगी। मैंने कहा कि आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है, मेरे शौहर ऐसे नहीं हैं। वो बोले बीबी हमें पटियां ना पढ़ाओ, बताओ तुम्हारा शौहर किधर है। मैंने कहा कि वो तो कितने दिनों से यहाँ पर नहीं आए। तो कहते कि आप हमारे साथ चलें, आपको भी हमने गिरफ्तार करना है। मैं हैरान और परेशान खड़ी उनका मुंह तकने लगी। कहते कि आप भी अपने शौहर की बिजनेस पार्टनर हैं, आप भी उनके कारोबार में बराबर की शरीक हैं, तो चले हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं।
मैंने कहा कि ठहरे, मैं अपने शौहर से तो बात कर लूं। मैंने फौरन इमरान का नंबर डायल किया जो कि मुसलसल बंद जा रहा था, लेकिन पुलिस वाले मुझे पकड़कर ज़बरदस्ती थाने ले गए। मैं बहुत रोती रही कि आखिर मेरी ज़िंदगी में और कितनी आजमाइशें बाकी हैं जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। वो रात मैंने जेल में कैसे काटी मैं ही जानती हूँ या मेरा खुदा। सारी रात मैं रोती बिलखती रही, लेकिन उन्होंने मुझे एक गिलास तक पानी न दिया। बोले कि आप जैसी मुजरिमा को हम बहुत कड़ी सज़ा देते हैं, शुक्र करें खुदा का कि अभी तक हमने आपको हाथ नहीं लगाया। मैं सारी रात उनकी मिन्नतें करती रही कि मुझे एक गिलास पानी दे दें, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात न सुनी। अभी सुबह होने में कुछ वक्त बाकी था कि उन्होंने इमरान को भी गिरफ्तार कर लिया और इमरान को थाने ले आए। जब मैंने इमरान को देखा तो मैंने उससे कहा कि इमरान मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे। लेकिन इमरान ने मुझे यूं देखा जैसे किसी हकीर चीज़ को देखते हैं और नज़रें दूसरी तरफ कर लीं और उनसे कहने लगा कि ये मेरी बीवी का कारोबार है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, मैं तो सिर्फ इसको हैंडल करता हूँ, इसलिए मेरी सज़ा बहुत थोड़ी है। सारी सज़ा मेरी बीवी को मिलनी चाहिए, क्योंकि यही सारा कारोबार करती है, यही मंशियात को दूसरे मालिक में स्मगल करती है। आप मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ इसका नाम दर्ज है और इस औरत का पूरा गैंग है। इसने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की, हालांकि मैं तो खुद बाल बच्चे वाला था, लेकिन इसने फिर भी मुझ पे तरस नहीं खाया और मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे शादी की और कहा कि अगर तुम मेरे कारोबार को नहीं संभालोगे तो मैं तुम्हारा कत्ल करवा दूंगी। ये बहुत बड़े गैंग से ताल्लुक़ रखती है, आप इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दें। मैं हैरान परेशान इमरान का चेहरा तकने लगी कि ये कैसा इंसान है जो अपनी बीवी को थाने में बंद करने की बात कर रहा है, जो अपनी बीवी पर इतने घटिया इल्ज़ामात लगा रहा है। पुलिस ने इमरान को भी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जैसे ही हमें अदालत में पेश किया गया तो इमरान के वकील ने उसकी ज़मानत करवा ली। लेकिन मेरी ज़मानत कौन करवाता, मेरा तो कोई वाली वारिस ही नहीं था। भाइयों ने तो साथ कब का छोड़ दिया। एक शौहर का आसरा था, उसने भी मुझसे ऐसे मुंह मोड़ा जैसे कोई दुश्मन मोड़ता है। मुझे दोबारा थाने में बंद कर दिया गया। दूसरे दिन उसकी बीवी आई और मुझे थाने में खूब कोसने देने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शौहर को फंसाने की, तुम्हारे जैसी घटिया औरत इस काबिल ही नहीं कि तुमसे बात की जाए, मैं तो तुम्हारी शक्ल देखना भी गवारा नहीं करती। बहुत जल्द इमरान तुम्हें तलाक दे देगा और ख़बरदार आइंदा मेरे मियाँ को ब्लैकमेल किया, हमारा तुम्हारे कारोबार से कोई लेना देना नहीं। वो भी मुझे खूब बातें सुनाकर चली गई। अब तो मेरे आंसू भी खुश्क हो चुके थे। सारा दिन मैं जेल में बंद सोचों में गुम रहती। अदालत ने मुझे उम्र कैद की सज़ा दे दी, क्योंकि जो कारोबार इमरान करता था वहाँ से किलों के हिसाब से हीरोइन बरामद हुई थी, इसलिए मेरा जुर्म छोटा नहीं था, जो कि मैंने किया ही नहीं था। अदालत ने मुझे उम्र भर की कैद दे दी और वहीं बैठे बैठे इमरान ने मुझे तलाक भी भिजवा दी। अदालत ने इमरान को बरी कर दिया क्योंकि उसका इसमें कोई दोष नहीं था, मैंने उसको ब्लैकमेल करके उसे फंसाया था, इसलिए सारा कसूर मेरा था। और मैं पागल, मुझे इतना भी नहीं पता था कि इमरान ये सारा कारोबार मेरे नाम से कर रहा था। वो अक्सर मुझसे कुछ पेपर्स पर साइन करवाया करता और मुझे ये कहा करता था कि मैं तुम्हारे लिए नया घर खरीदना चाहता हूँ, उसके लिए इंस्टॉलमेंट्स पे प्लाट लिया है और जब भी उसकी इंस्टॉलमेंट देनी होती है तो तुम्हारे साइन चाहिए होते। यूँ वो हर दफ़ा मुझसे साइन करवा जाता और मैं प्लॉट के बारे में सोच सोच के खुश होती रहती कि वहाँ मेरा घर होगा, मेरा अपना घर होगा, जहाँ पे मैं, इमरान और मेरे बच्चे रहेंगे। लेकिन वो घर तो तामीर होने से पहले ही उजड़ चुका था। जब वो फैक्ट्री में जॉब करता था तो उसने मोहब्बत के वो रंग दिखाए कि मैं अंधी होकर उसकी उंगली पकड़कर साथ साथ चलती गई, और जब खुदा ने उसे अच्छे दिन दिखाए तो उसने मेरे नसीब पर कालक मल दी। इस तरह मेरे शबो रोज़ जेल में गुजरने लगे। मैं रोज़ जेल में बैठी अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालती कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी मुझे ये सज़ा मिली कि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ दुख ही दुख बढ़ दिए। हर वक्त यही सोचती रहती कि एक दिन जेल में बैठे मुझे इत्तला मिली कि शहजाद और उसकी बीवी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ और वो दोनों जाँ बहक हो गए। इस खबर को सुन के मुझे इस बात पर खुशी नहीं हुई थी कि शहजाद को उसके किए की सज़ा मिल गई, बल्कि इस बात का दुख हुआ था कि उसके 5 बच्चे इस भरी दुनिया में अकेले रह गए। वो ज़िंदगी जिएंगे जैसी कि मैंने जी या मेरे जैसे कितने बेशुमार बच्चों ने जी। ये ज़िंदगी ऐसी होती है जिसमें माँ बाप का साया अगर सर से उठ जाए तो कोई आपको छाया नहीं देता, बल्कि आपके सर पर मौजूद छत तो क्या दुपट्टा तक छीन लेते हैं। इसलिए वो लोग बड़े खुशकिस्मत हैं जिनके माँ बाप का साया उनके सर पर सलामत होता है, क्योंकि माँ बाप ही वो हस्ती हैं जो आपको मुआशरे के सर्दो गर्म से बचाते हैं, आपकी हिफाजत करते हैं और आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भरते हैं। अल्लाह सबके माँ बाप को हमेशा सलामत रखे। मैं आज भी जेल में हूँ और मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर ही मर जाऊँगी, क्योंकि मेरे केस की पैरवी करने वाला कोई नहीं।
भाइयों ने तो कभी पलट कर मुझे पूछा भी नहीं कि मैं जिंदा भी हूँ कि या मर गई हूँ। अब तो अगर रोना भी आए तो आंखें नहीं, दिल रोता है। मेरी बहनों, उम्मीद है कि आपको मेरी आज की कहानी भी अच्छी लगी होगी। मज़ीद अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगली बहुत ही अच्छी कहानी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।